प्यारे दोस्तों, ये कहानी जारा नाम के लड़की की है। जारा कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के लड़के से कर दी, जो मेरी खाला का लड़का था। मैं अपने ऊपर फूट फूट कर ना रोती तो क्या करती। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर नागवारी सी छा गई। मैंने उस पर एक नजर डालकर हटा ली। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बड़ी बदनसीब हूँ जो मुझे एक जाहिल, गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरे अंदर तो पहले से जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी मेरे खाला के लड़के से करा दी, जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरी इस तरह से बात करने पर वो मुझे हैरत से देखे जा रहा था। फिर कहने लगा कि क्या बात है जारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? तो मैंने सख्त तेवर अपना लिए और कहा, बात अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर मैं रोने लगी और वो चुप हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो ताज्जुब से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि जारा, ये क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जा अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया तो उसका चेहरा पानी से गीला था। शायद वो रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने जयनमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रखकर लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेटकर सो गई। काफी दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे कोई बात की। वो सुबह को खेतों में चला जाता और थक हार कर घर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से कपड़े गंदे और चेहरे पर बहुत पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगा। मैं उसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। ये देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाए। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ चुका था, इसलिए वह आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। वो सुबह को गया, शाम को लौटता है, भूखा प्यासा, गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है और उसे पेट भर के भी रोटी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ पर बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जारा कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज खत्म करके गुलाम मोहम्मद से कहा कि मुझे अपना फोन दो, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई ख्याल नहीं था। वो खामोश से चादर जमीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफी देर अजहर से बात करती रही। फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। मैं रोजाना गुलाम मोहम्मद से फोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे और गुलाम मोहम्मद सो चुका था, तो मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। हमारे घर के सहन में कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने देखा तो वो मेरा देवर था। मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। वो कहने लगा, बेशर्म औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं।
धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे शौहर के भाई ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी लोग मुझे देखकर हैरान में थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से बात करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी ही देर में वो सबको समझा चुका था। बात वहीं पर खत्म हो गई। जारा कहती है कि मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो चुका था। तुम अपने भाई के बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती, फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी, फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर मैं पहली बार लाजवाब हुई थी। वो अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी तो वो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ और मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अजहर ने ही खोला। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में अजहर के अलावा उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। जारा कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो अजहर कहने लगा, अंदर आओ बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा कि इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वो मुझे कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद कर देता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त 3 आदमी भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जाकर छुप गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम जमा हो गया। अल्लाह ताला की करनी ये हुई कि वहाँ से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लोग पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही। वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला। मुझे अपने आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा, ज़ारा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है।
मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था, बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। जारा कहती है, ये सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लालत मलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया, बल्कि अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ पर नहीं, आप ऊपर सो जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जारा बताती है कि मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद कुछ तो कहो, आप चुप क्यों है? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत समाजात पर उतर आई, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। शादी के बाद से मेरे लिए जो खामोशी का ताला गुलाम मोहम्मद ने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मन्नत समाजात और रोना धोना भी ना खोल सका। जारा आगे बताती है कि सुबह का कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, गुलाम मोहम्मद मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने लगी, बिलखने लगी। वो कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे मालूम नहीं था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर नहीं मिलती। या फिर शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठ खड़ा किया और कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब वो कागज देखी तो वो जमीन के कागजात थे। जहां वो हल चलाता था, अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम समझ गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। ना जाने पिछले 6 महीने से उसे कौन सा अमल खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गसी के दौरे पड़ने लगे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मेरी सास ने मुझे दिया और कहने लगी, जारा ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है, कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर उसने खत कैसे लिखी? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगी,
तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और उसके आगे भी पढ़ाई की थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो ये सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी होने से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल और गवार है। मुझ पर ये बातें किसी हथौड़ी की तरह लग रही थी। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ज़ारा मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और ज़रूरी भी है। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए, कोई ज़रूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि ज़ारा पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये चीज़ पसंद है तो मुझे भी खाने में वही चीज़ें अच्छे लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे। हर हालत का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मन एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था, फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। और कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता ही नहीं चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मर जाने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। ज़ारा, तुम पूरी इज्जत के साथ आजाद हो, तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला था। ज़ारा बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं ज़ारों कतार रो रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, ज़ारा उसने ऐसा क्या लिख दिया था? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अक्ल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़ारा कहती है, एक दफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभा कर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है कि गुलाम मोहम्मद के इंतकाल को बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी भी कमी नहीं आ सकती। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती है और अपने से कम पढ़े लिखे शौहर को हकारात से देखती है। खुदारा अपने शौहर की कदर करे। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सरक्षाप आशिक नहीं हो सकता। काश के ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।